नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट होता है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जो एक सबसे पहला चैप्टर होता है आपका इंग्लिश लिटरेसी। ठीक है, जिसमें से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर से होंगे। इसके अलावा पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको इंग्लिश लिटरेसी से रिलेटेड और भी काफी सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंग्लिश में कौन से वावल होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप सभी जानते हैं जो वावल होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। वो होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। ठीक है, इन्हें हम जो है स्वर भी बोलते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 21 जो अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, वो आपके कंसोनेंट होते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सन सेट्स इन द वेस्ट, इस वाक्य में कौन सा टेंस है। तो वाक्य आप देख सकते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट, जिसका मतलब है कि सूर्य का जो अस्त है वो पश्चिम दिशा में होता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो बातें बिल्कुल सत्य होती है वो कभी नहीं बदलती हैं। जैसे सूर्य का जो उदय है वो पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं जो बिल्कुल सत्य होती हैं, जैसे ताजमहल आगरा में है, इस तरह की जो बातें होती हैं जो ट्रू होती है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, तो वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है टेंस में लिखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी कि यह एक खूबसूरत पिक्चर है। इस वाक्य का एक्सक्लेमेटरी वाक्य में सही परिवर्तन क्या होगा। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य वो होते हैं जिनको बोलते समय या फिर जब भी आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप उनको बोलते हैं तो उस समय आपके टेंस से ही पता चलता है कि आपको अचानक से जोर का झटका लगा है या फिर अचानक से कोई ऐसी फीलिंग आती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है मैंने लिखा, इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ये सामान्य सा टेंस है। ठीक है, कि ये एक खूबसूरत पिक्चर है। वहीं मैं इसको जो है एक्सक्लेमेशन बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा व्हाट ए पिक्चर, क्या पिक्चर है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बोलने पर भी आप देख सकते हैं व्हाट ए पिक्चर। ठीक है, तो क्या पिक्चर है। चौथा प्रश्न है, इंग्लिश भाषा में कितने कंसोनेंट साउंड होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर टोटल अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो कुल 21 कंसोनेंट होते हैं अल्फाबेट के अनुसार। वहीं अगर मैं साउंड के अनुसार बात करूं कि जो 21 कंसोनेंट होते हैं वो कितने तरह की ध्वनि पैदा कर सकते हैं, तो इंग्लिश के अंदर जो कंसोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं टोटल 24। ठीक है, यानी कि 3 साउंड जो है ये ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपका सी है, सी क्या है, कंसोनेंट है यानी कि व्यंजन है। सी को जब हम बोलते हैं तो सी फॉर कैट, सी ए टी। ठीक है, सी को बोलते समय हमारे जो है कै की ध्वनि आई है, सी ए टी कैट। ठीक है, वहीं सी ई डबल एल। ठीक है, तो मैंने लिखा सी ई डबल, जो आपका बैटरी सेल होता है, तो सेल को जब हम बोलते हैं तो सै की ध्वनि भी आती है, और कैट को जब हम बोलते हैं तो कै की ध्वनि भी आती है। तो ये जो दोनों ध्वनि है ये सी से ही बन रही है। इसीलिए जो है इंग्लिश भाषा के अंदर जो कंसोनेंट है वो ज्यादा तरह के साउंड क्रिएट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कुल कितने कंसोनेंट होते हैं। तो सिर्फ कंसोनेंट आपसे पूछ लिया जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल 21 कंसोनेंट होते हैं और 5 वावल होते हैं, जो कि होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। और इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे आपके कंसोनेंट होते हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। छठा प्रश्न है, नॉलेज में मूक अक्षर कौन सा है। तो जब भी हम नॉलेज वर्ड बोलते हैं, ये जो शब्द आप देख रहे हैं कि NOWLEDGE, इसको जब हम बोलते हैं नॉलेज, ठीक है, तो कौन सा ऐसा शब्द होता है जिसकी आवाज नहीं आती, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो कि साइलेंट रहता है। तो नॉलेज। ठीक है, तो ना तो के की ध्वनि आ रही है और ना ही डी की, क्योंकि के की ध्वनि के लिए हमें कै सुनना चाहिए और डी के लिए हमें डे सुनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एन से स्टार्ट होकर के लास्ट में जो जी है उसकी ध्वनि हमें देखने को मिल रही है, सुन रही है, नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर के और डी की ध्वनि हमें नहीं सुनाई दे रही है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के साथ की जाती है। जैसे जो आपका बेस्ट है वो भी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट ब्यूटीफुल भी आपका सुपरलेटिव है, लेकिन जो आपका गुड है
गुड गुड में क्या होता है, जब भी हम गुड का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम की तुलना यहाँ पर किसी और के साथ नहीं की गई है, तो इसलिए जो गुड है वो एक पॉजिटिव डिग्री है, सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव बात बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए गुड जो है एक सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। वहीं अगर मैं राम की जो विशेषता सुपरलेटिव डिग्री में करता हूं तो कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है पूरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन सा सेकंड पर्सन है। तो जो आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति शामिल होता है। जैसे आई यानी कि मैं क्या हूं, जहां पर आई जो वर्ड है वो आपका फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। यू यानी कि तुम, ठीक है, तुम जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। और ही, सी, इट, दे यानी कि मैं और तुम फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पर्सन, और बाकी जो जितने भी बचे दुनिया के सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन पूछा गया है, तो जो तुम है यानी कि यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है और आई जो है एक फर्स्ट पर्सन है। 9वां प्रश्न है, रुको शब्द का प्रार्थनावाचक वाक्य क्या होगा। ठीक है, तो रुको का मतलब होता है स्टॉप। जब भी आप किसी को बोलते हो स्टॉप, तो एक तरह का जो है ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाले को आपने ऑर्डर दिया है। वहीं इसी शब्द को अगर मैं प्रार्थनावाचक यानी कि प्यार से सामने वाले को बोलता हूं कि कृपया आप रुकिए, ठीक है, तो ये प्रार्थना होगी, प्लीज आप रुक जाइए, ठीक है। तो मैं उसको उस रुको शब्द को किस तरह से जो है बोलूंगा उस समय, तो उस समय मैं कहूंगा प्लीज स्टॉप, कृपया रुक जाइए, कृपया रुको, ठीक है। अगर मैं प्लीज शब्द का इस्तेमाल करता हूं किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस आपका एक प्रार्थनावाचक जो है वाक्य बन जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, सी अक्षर के बाद यदि ई, आई या फिर वाई आए तो सी का उच्चारण क्या होगा। सी का उच्चारण क्या होगा, कै, शह, से या फिर शह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कहा कि सी के बाद ई, तो नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे सी के बाद ई है, सी ई डबल एल, तो सी ई डबल एल जब मैं लिखता हूं तो ये बन गया आपका से, तो यहाँ पर से की ध्वनि है। वहीं अगर सी आई में लिखता हूं तो भी से की ध्वनि है। सिप्ला, सिप्ला जो है कंपनी है, मेडिकल कंपनी। उसके बाद है सी ई एम ई एन टी, तो सी के बाद आई है, ई है या फिर वाई है, तीनों में से कोई भी अगर सी के बाद जो शब्द आता है, कोई भी वावल आता है, तो इसकी जो ध्वनि है सी की वो स बन जाती है। वहीं अगर सी के बाद मैं ए लिखता हूं जैसे सी ए टी, तो उस समय सी के बाद अगर मैं ए लिखता हूं तो सी की ध्वनि बन जाती है कै, लेकिन सी के बाद ई, आई या वाई आता है तो इसकी ध्वनि स बन जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, गेट मी द बुक, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इस वाक्य में आपने जो है प्लीज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये क्या है, एक तरह का आदेश, यानी कि किसी को आपने ऑर्डर दिया है कि गेट मी द बुक, मुझे वो बुक दो, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर यानी कि आदेशात्मक वाक्य है, आपने किसी को आदेश दिया है या फिर ऑर्डर दिया है। 12वां प्रश्न है, आवाज में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। जब भी आप बात करते हैं तो जो आपका स्वर है कभी उसमें चढ़ाव आता है, कभी उसमें उतार आता है, यानी कि आपकी जो आवाज है घटती बढ़ती रहती है। तो जो आपका फ्लक्चुएट होती है आपकी जो वॉइस, ठीक है, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जो है इंटोनेशन बोलते हैं, यानी कि इसमें जो आपकी जो टोन है वो ऊपर नीचे हो रही है, इसे हम इंटोनेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो कंसोनेंट मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको कंसोनेंट होते हैं वो होते हैं 21, लेकिन जब इंग्लिश जो आपके अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें जो कंसोनेंट है वो 24 तरह के साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दो कंसोनेंट मिलकर एक नई ध्वनि बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं SWITCH, ठीक है, तो ये बन गया आपका स्विच, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं S और W, ये दोनों के दोनों क्या है, आपके कंसोनेंट हैं, व्यंजन है, तो ये दोनों मिलकर के कौन सी ध्वनि बना रहे हैं, स्वी, ठीक है, स्विच, ठीक है। तो स और वह दोनों मिक्स हो रहे हैं आधे आधे, तो इस समय ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कंसोनेंट क्लस्टर कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कंसोनेंट क्लस्टर का उदाहरण कौन सा है। तो कंसोनेंट क्लस्टर मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि जब भी दो व्यंजन मिलकर के एक नई ध्वनि बनाते हैं तो उन्हें कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं। जैसे BIT, ये आपका जो है कंसोनेंट क्लस्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते सबसे लास्ट में P और L, ठीक है, P और L स्टार्टिंग के जो दो वर्ड हैं, दोनों के दोनों आपके व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो इसलिए ये जो वर्ड है ये आपका कंसोनेंट क्लस्टर का उदाहरण है। क्योंकि प और ल, ठीक है, प्ले, जब हम प्ले लिखते हैं और प और ल दोनों जो है हमें प हमें आधा और ल हमें पूरा लिखना पड़ता है, तो दो कंसोनेंट मिलकर के एक नई ध्वनि क्रिएट कर रहे हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द को बोलते समय चेयर शब्द जैसी ध्वनि आती है? तो चेयर को बोलते समय जैसी ध्वनि आती है वैसी ही ध्वनि इनमें से किस शब्द से निकलती है? फादर, हिटसन, कारपेंटर या फिर शेयर। ठीक है, तो चेयर जैसी ध्वनि जो आपकी शेयर शब्द है उससे निकल रही है, चेयर, शेयर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आंसर शब्द को बोलते समय कौन सा लेटर साइलेंट रहता है? यानी कि जब भी हम आंसर बोलते हैं, जब भी किसी प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं आंसर, ठीक है, आंसर लिखते हैं, तो आंसर को बोलते समय ऐसा कौन सा आपका कैरेक्टर है, लेटर है जिसकी आवाज नहीं आती है? तो कौन सा इसमें कैरेक्टर है जो साइलेंट रहता है? तो आंसर। ठीक है, आपने देखा आंसर, तो जो आपका W है उसकी आवाज, ठीक है, W से हमें हमारी जो कंसोनेंट वो आपका वै, तो वै की आवाज आंसर को बोलते समय नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंजंक्शन नहीं है? तो जो आपके कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो क्या करते हैं, किन्हीं भी दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं या फिर किन्हीं भी दो वस्तुओं के बारे में बताते हैं कि जो एक साथ और एक जैसी होती हैं। तो उसके लिए इनमें से जो है कौन सा कंजंक्शन नहीं है? जैसे एंड है, और है, बट है, ऑन। तो जो आपका ऑन है वो जो है वो आपका कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि एंड का मतलब होता है और। इसमें क्या होता है, जैसे सोनू और मोनू, सोनू एंड मोनू, दो वर्ड्स को जोड़ा गया, दो नाउन को। ठीक है, सोनू और मोनू, सोनू अथवा मोनू, तो ये भी जो आपका कंजंक्शन है इसमें भी दो चीजों को जोड़ा गया है। और बट भी जो आपका कंजंक्शन है इसमें भी जो है दो चीजों को जोड़ा जाता है। लेकिन जो ऑन है, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास जो है टेबल के ऊपर है, तो ऑन जो है वो कंजंक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द को बोलते समय सबसे कम समय लगता है? फूल, टूल, बुक या फिर कूल। तो जो आपका बुक वर्ड है उसको बोलते समय सबसे कम समय लग रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यह कौन सा टेंस है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका मतलब है कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि ये जो बात है वर्तमान में चल रही है, ये काम अभी भी हो रहा है। तो जो बात वर्तमान में जो है करंटली चल रही होती है, कंटिन्यू होती है, तो उसे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, और कंटिन्यू अभी भी वो खेल रहा, प्लेइंग यानी कि अभी भी खेल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये टेंस है। 20वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में सही टेंस वर्ब को चुनिए। तो यहाँ पर आपको एक टेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है, और आपको यहाँ पे जो आपकी वर्ब की फॉर्म है वो सही तरीके से लिखनी है इस टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डैश राइट माई फाइनल एग्जाम, तो आई राइट माई फाइनल एग्जाम यस्टरडे, तो यहाँ पर जो आपका यस्टरडे ये इस टेंस के साथ में है, इसको कलर नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई राइट माई फाइनल एग्जाम यस्टरडे, यानी कि कल मैंने अपना फाइनल एग्जाम दिया था। तो ये जो बात है ये पास्ट की है, और जो आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जो आपका राइट शब्द है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है ऑप्शन बी, आई रोट माई फाइनल एग्जाम यस्टरडे, मैंने अपना फाइनल एग्जाम कल दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। तो ये हो गई हमारे आज की सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।